नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका 10 दिन बाद अप्रॉक्स यूपी दरोगा का एग्ज़ाम लगा हुआ है। और इसी के साथ-साथ मेरे वो सभी भाई जिन्होंने यूपी लेखपाल के लिए जो मेंस के लिए क्वालीफाई हुए हैं, उन सभी का भी लगभग अप्रॉक्स आफ्टर 2 मंथ 2 महीने बाद उनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। और भी सारे भाइयों का कहीं न कहीं एग्ज़ाम लगा ही हुआ है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आप सभी का पॉलिटी इन्वॉल्व है ही, ठीक है? तो उसी संदर्भ में मैं पॉलिटी का ये 6th जो पार्ट है, वो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है? इसके बाद में इससे पहले मैं पॉलिटी के सारे जो पार्ट्स थे, वो सारे करवा चुका हूँ। हिस्ट्री के सारा जो भी क्वेश्चंस यूपी दरोगा के एग्ज़ाम में आए हुए थे, वो सारे मैं करवा चुका हूँ, ठीक है? उसी संदर्भ में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 6th पार्ट है जिसमें ये जो सब्जेक्ट है वो बोलता है संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका, ठीक है? उसी संदर्भ में ये आप देख सकते हैं 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आया हुआ था। 21/11/2021 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें, ठीक है? क्वेश्चन ये था हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा जो भी राष्ट्रीय जो भी अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है या फिर ओबीसी आयोग है, इन सभी के जो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करता है, वो भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और हाँ, एक बार इसको भी ध्यान रखेंगे जो भारत में अनुच्छेद 338 में इस आयोग से ये जो अनुसूचित जाति आयोग है वो अनुच्छेद 338 से संबंधित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वयक होता है, समन्वयन करता है, ठीक है? तो ये बेसिकली हो जाएगा आर्थिक मामलों में भारत के जो प्रधानमंत्री होता है वही आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है? इतनी सी लाइन को आप ध्यान रखेंगे, ओके? अगला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में जो 21/11 को हुआ था और उसकी जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो मैं इसमें सारे वही क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, इवन ये सारे क्वेश्चंस ही आपके यूपी दरोगा के ही एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको मतलब कह सकते हैं कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम, जो प्रोटेम स्पीकर होता है जो कि कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि निर्धारित किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है एक तरीके से, ठीक है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति हो जाएगा वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जो प्रोटेम स्पीकर होता है बेसिकली वही भारत तो उसकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है? प्रोटेम स्पीकर बेसिकली ये जो सदन होता है, सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति न होने तक सदन की कार्यवाही संचालित करता है। ये बेसिकली जो आप सभी को पता है जैसे कि हमारा लोकसभा है या राज्यसभा है, राज्यसभा में सभापति होते हैं और लोकसभा में जो कह सकते हैं जो स्पीकर होता है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? जो मतलब कुल मिला के लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है स्पीकर, ठीक है? अभी वर्तमान में जैसे ओम बिड़ला जी हैं, ठीक है? तो उसी संदर्भ में तो जब नई लोकसभा गठित होके आती है, तो उस समय पे कोई भी ऐसा मतलब प्री डिफाइन नहीं होता कि हाँ, यही बंदा होगा, वो बाद में डिसाइड किया जाता है। तो उस समय तक जो स्पीकर होता है, वो ऐसे ही एक तरीके से राष्ट्रपति जी एक किसी व्यक्ति को जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको बतौर स्पीकर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है? कि हाँ, अभी वर्तमान समय में स्पीकर की कार्यवाही को ये व्यक्ति देखेगा या चलाएगा, ठीक है? और राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। इसका मुख्य कारण नए सदस्यों को शपथ दिलाना, लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना होता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। ये भी आप देख सकते हो जो 12/11/2021 की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी यूपीएसआई के एग्जाम में उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक? तो ध्यान रखेंगे आप इन सभी क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? तो भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी जो पदावधि कोई है जो मतलब कि उनकी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है? मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो राष्ट्रपति के जो कार्य प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पे रह सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप इस बात को। आप देख सकते हैं भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, वह महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार
वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी की पदावधि भारत के संविधान में निश्चित नहीं की गई है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसका जो महान्यायवादी का जो अनुच्छेद है इसको आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 88 के तहत ये कार्रवाई में भाग लेता है, और अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगला क्वेश्चन है, 1921 में केंद्रीय बजट ने रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? एक वर्ष समिति, विवेक देवराय समिति, एसपी गांगुली समिति, या सुरेश तेंदुलकर समिति? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ये 1920 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर ध्यान, एक वर्थ, देखो वर्थ से होती है सीट, एक होती है सिंगल। ठीक है, मतलब एक करना, तो केंद्रीय बजट और रेल बजट को जो अलग अलग कर दिया है, ठीक है, एक था उसको अलग अलग कर दिया। ठीक, एक वर्ष समिति 1920 में इसने अपनी सिफारिश दी थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि जब आप यूपीएसआई का अपना सिलेबस खोलेंगे, उसमें ये सीधा सा अलग टॉपिक दिया गया है कि रेल बजट का यूनियन बजट या केंद्रीय बजट में विलय, या फिर ये अलग से एक टॉपिक दे रखा है। ठीक है, अब इस टॉपिक के बिहाफ पे, या कह सकते हैं इस टॉपिक के बेस पे सीधी सी एक क्वेश्चन आ ही सकता है आपके पास में। भाई ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर अलग से टॉपिक दे दिया और उस टॉपिक से अगर उसको एक बेसिक क्वेश्चन ही उठाना होगा, तो वो सीधा सीधा यही उठाएगा कि किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय बजट और रेल बजट को अलग अलग कर दिया गया था। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर इस कब किया गया था? 1921 में किया गया था। 1920 में इसने इस समिति का गठन हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये बता रहा था। 1920 में विलियम एकवर्थ के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था। एकवर्थ समिति ने अपनी सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया। सन 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और 21 सितंबर 2016 को पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामान्य बजट के साथ में रेल बजट को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बना तो ये जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है ना, इस पैराग्राफ से ही क्वेश्चन बनेगा, अगर उसने बेसिक क्वेश्चन बनाया। हाँ, अगर वो ज्यादा डीपली चला गया कि 2016 के समय पे रेल मंत्री कौन था, या किस रेल मंत्री के मतलब कि कार्यकाल के दौरान रेल बजट को सामान्य बजट में विलय कर दिया गया, तो आप ध्यान रखेंगे उस समय जो रेल मंत्री थे वो आपके सुरेश प्रभु जी थे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गण पूर्ति या कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए? गण पूर्ति के लिए मिनिमम 25 सदस्य आपके वर्तमान समय में या तत्कालीन समय में राज्यसभा में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन में बैठक का गठन करने के लिए गण पूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। यदि सदन की बैठक के दौरान किसी भी समय गण पूर्ति नहीं होती है, तो सभापति या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे, या बैठक को गण पूर्ति पूरा होने तक स्थापित कर दे। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 243 है, इसलिए 25 सदस्यों की उपस्थिति इसकी बैठक के गठन की पर्याप्त गण पूर्ति है। और इसी तरह से लोकसभा में गण पूर्ति के लिए मिनिमम 50 सदस्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। मतलब गण पूर्ति के लिए चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 1/10 सदस्य मौजूद होने चाहिए। अब चूंकि राज्यसभा में हमारे पास 245 सदस्य हैं, तो इसका 1/10 आपका मान लीजिए 25 व्यक्ति वहां पे मौजूद होने चाहिए, 25। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर लोकसभा की बात करते हैं, तो वहां पे हमारी लगभग 500 504 सदस्य, 504 या 502 आप मान लीजिएगा, इतनी सीटें हैं हमारे पास में। ठीक है, अब उनका अगर 1/10 बात करते तो मिनिमम 50 सदस्य तो आपके होने ही चाहिए। ठीक, अगर आगे चलते हैं हम, भारतीय संसदीय समूह का पदेन सदस्य कौन होता है? जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी होता है। तो भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष की अगर बात करी जाए, तो वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, वो होता है। और ये विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की, भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि निम्न में से कौन भारतीय संसद का वह कौन सा सदस्य होता है जो कि भारत की संसद तथा विश्व की अन्य किसी भी संसद या किसी भी संसद का नाम ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे आ सकता है, मान लीजिए कि अमेरिकी संसद और भारतीय संसद के बीच जो कनेक्शन होता है, या मतलब के बीच की एक कड़ी होता है,
उसका उस कड़ी का या उस का मुख्य कह सकते हैं कि अधिकारी या सदस्य कौन होता है? आपके ऑप्शन आ जाएंगे, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का एनएसए, या भारत का मतलब कि लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर आपका आ जाएगा ऑप्शन एक अगला राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे, चूंकि आपके दिमाग में आएगा कि यार हो सकता है एनएसए हो सकता है कि जो हमारा विदेश मंत्री वो हो सकता है हमारा विदेश सचिव हो, विक्रम मिस्त्री, ठीक है, या फिर हो सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री ही हो, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ही सदस्य अध्यक्षता कर रहा है, या हो सकता है भारत का राष्ट्रपति हो, चूंकि वो सुप्रीम व्यक्ति होता है। ठीक है, पर ध्यान रखेंगे, आपका जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो बेसिकली भारत की संसद और विश्व की अन्य किसी भी संसद के बीच की एक कड़ी होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं आप, 15/11/2021 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। ठीक है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी होता है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में संविधान सभा द्वारा 16 अगस्त 1948 को पारित एक प्रस्ताव के तहत की गई थी। ठीक है, इस समूह का उद्देश्य संसद सदस्यों के बीच अ, व्यक्तिगत संपर्कों को बढ़ावा देना और संसद के समक्ष संभावित मुद्दों पर संगोष्ठियां आदि का आयोजन करके संसद सदस्यों की जानकारी प्रसाद करना होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, ये तो आपको पता ही होगा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसको बेसिकली सभापति बोला जाता है, और वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होता है? जो क्षेत्रीय परिषद होता है, जोनल काउंसिल्स, ठीक है, उनका जो कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो आपका हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, चूंकि गृह मतलब क्षेत्र जो होगा, क्षेत्रीय परिषद होगी, वो भारत की सीमाओं के अंदर काम करेगी। सामान्य सी बात है, ये तो आपको मतलब बोलने से ही आपको पता चल रहा होगा। और देश के अंदर की किसी भी मैटर से संबंधित अगर जो कह सकते हैं कि मुख्य व्यक्ति होता है, वो बेसिकली आपका हो जाएगा गृह मंत्री। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री अ, मोदी जी हैं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो भारत का वर्तमान मंत्रिमंडल है, उसको आप एग्जाम देने जाने से पहले एक बार मंत्रिमंडल को आप आंख मार लीजिएगा, मतलब मंत्रिमंडल को एक बार आप देख लीजिएगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि वर्तमान में जैसे कि मान लीजिए यूजीसी बिल आया, कोई भी बिल आया है उस समय, ठीक है, चूंकि वो शिक्षा से संबंधित है, तो भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, या किसानों से संबंधित अभी मैटर हुए थे, ठीक है, तो किसानों से संबंधित जो कह सकते कृषि मंत्री है, तत्कालीन कृषि मंत्री कौन था, या वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। या मान लीजिए कि जो शिक्षा मंत्री है उसका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, या कृषि मंत्री है उसका संसदीय क्षेत्र क्या है, तो ये सारे आप एक बार नजर मार लीजिएगा एग्जाम में बैठने से पहले। देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, और एग्जाम के बाद में आपको पता चलता है कि यार एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक एक नंबर से ना आप हजारों में मतलब कह सकते हैं कि पीछे जा सकते हो। चूंकि सब शायद 15 लाख प्लस फॉर्म पड़े हुए हैं आपके यूपीएसआई के एग्जाम में, तो आपको एक एक नंबर के लिए मतलब पॉइंट्स में नंबरों के लिए फाइट करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के महा न्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसका है? यानी कि इसकी जो सैलरी होती है, बेसिकली जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसकी जो सैलरी होती है वो कौन डिसाइड करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट या इसको जो जॉब छोड़ना होता है, जो भी इससे संबंधित कार्य होता है, उस सभी से संबंधित कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, उसी के साथ पर्यंत तक ये पद धारण करता है। तो कुल मिला के राष्ट्रपति ही ये निर्धारित करता है कि इस व्यक्ति को या भारत के महान्यायवादी को कितनी सैलरी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो किस वर्ष निर्धारित की गई या आयोजित की गई थी? ये बेसिकली आपकी 1961 सॉरी 62 में
ध्यान रखेंगे आप इस बात को। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, राष्ट्रीय एकता परिषद की। इसकी मतलब इसकी स्थापना ही हुई थी 1961 में, ठीक है। और इसकी जो पहली आधिकारिक बैठक का जो आयोजन हुआ था वो 1962 में हुआ था। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह एक सलाहकारी निकाय है। परिषद के सदस्यों में कैबिनेट मंत्री, उद्यमी, मशहूर हस्तियां, मीडिया प्रमुख, मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता शामिल होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान रखेंगे। दो दो पॉइंट है, एक महान्यायवादी और एक महाधिवक्ता, ठीक है। महान्यायवादी जो है वो अनुच्छेद 76 के तहत होता है, और अगर बात करी जाए अधिवक्ता की या महाधिवक्ता की, ये अनुच्छेद 165 में होता है, यानी कि अनुच्छेद 165 में, ठीक है। जो भारत का महाधिवक्ता होता है इसको बेसिकली एडवोकेट एडवोकेट जनरल बोला जाता है, और भारत का जो महान्यायवादी होता है उसको सॉलिसिटर जनरल बोला जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली शायद राज्यों में नियुक्त किया जाता है महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान है, और इन दोनों का काम सेम ही रहता है। जैसे कि महान्यायवादी होता है, वो अगर भारत सरकार के खिलाफ कहीं पे भी कोई भी केस पड़ा हुआ है, तो वहां पे जाके जो सुनवाई करेगा भारत का महान्यायवादी करेगा। और अगर किसी स्टेट के अगेंस्ट में कोई केस पड़ा हुआ है, तो उस स्टेट की तरफ से मतलब कि उस केस को लड़ने के लिए जो व्यक्ति जाएगा वो होता है महाअधिवक्ता, ठीक है। मतलब दोनों का काम सेम है। सेम जिस तरीके से जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के पूरे भारत का एक कह सकते हैं कि चीफ होता है, राष्ट्रपति। सेम इसी तरीके से एक अगर स्टेट के चीफ की बात करी जाए तो वो होता है आपका राज्यपाल। ठीक उसी तरीके से जो भारत का महान्यायवादी होता है वो पूरे भारत के लिए जो केस लड़ेगा, वो भारत का मतलब भारत सरकार की तरफ से केस लड़ेगा, वो हो जाएगा आपका महान्यायवादी। और अगर अगर स्टेट की तरफ से केस लड़ेगा, किसी भी स्टेट की तरफ से जो सरकार की तरफ से, स्टेट के लिए सरकार की तरफ से अगर कोई केस लड़ेगा, वो आपका हो जाएगा अधिवक्ता। महाधिवक्ता का अगर अनुच्छेद की बात करी जाए तो अनुच्छेद 165 में उल्लिखित है, ओके। और इसकी जो कह सकते हैं कि ये जो भारत जो किसी स्टेट का जो राज्यपाल होता है, बेसिकली उसके प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। जिस तरीके से महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, ठीक उसी तरीके से जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, ठीक है। राज्यपाल उससे कभी भी पद से हटा सकता है वह। और इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात कही जाए तो यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश बनने की योग्य होना चाहिए महाअधिवक्ता, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 22/11/2021 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने वाले निर्वाचक मंडल के में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। ये बेसिकली हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए। ये बेसिकली आपके हो जाएंगे संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसमें निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य जो होंगे, वो भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचक मंडल में ये सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और अगर बात करी जाए उपराष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है संविधान में। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ओके। हाँ, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक बार इसका भी पॉइंट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार, जो राज्यसभा होती है उसमें इसको मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का इसको अधिकार होता है। जैसे कि आप सभी को पता है उपराष्ट्रपति होता है, जैसे कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, या उसको उसका जो स्पीकर होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और बेसिकली वैसे तो इसको राज्यसभा में अगर कहीं वोटिंग चल रही है तो उसमें वोट करने का अधिकार नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चूंकि राज्यसभा में अगर वोटिंग चल रही है तो सामान्य सी बात है वहां पे वही व्यक्ति वोट देगा जो उस बेसिकली उस काउंसिल का, उस सभा का सदस्य होना चाहिए। क्योंकि उपराष्ट्रपति उस सभा का सदस्य नहीं होता है, इस वजह से वह उस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। किंतु कई बार ऐसा ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए कि कोई XYZ बिल आया है, उस पे उसके पक्ष में भी मान लीजिए कि 10 वोट पड़े हैं, या विपक्ष में भी 10 वोट पड़े हैं, तो या
20-20 मान लीजिए, 30-30 मान लीजिए, ठीक है। 30 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं, 30 वोट ही इसके विपक्ष में पड़े हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो निर्णायक मत होता है वो सभापति दे सकता है, चूंकि सभापति उपराष्ट्रपति है। तो ऐसे में निर्णायक जो मत होता है वो उस स्थिति में सभापति अपने अपना वोट डालने का इसको अधिकार होता है, और इसका ही वोट जो होता है वो निर्णायक वोट माना जाता है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में ये सीधा सीधा वर्णित है, ठीक। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? अगर सर्वोच्च कानून अधिकारी की बात करी जाए तो भारत का जो महान्यायवादी होता है, मैंने आपको बताया, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वह भारत सरकार की तरफ से भारत की सरकार की तरफ से भारत का पक्ष अपना रखता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये नहीं होता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये भी नहीं होता है, ठीक है। और भारत का महा न्यायाधिकर्ता सॉलिसिटर जनरल नहीं, ये जो होता है आपका भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये बेसिकली ये होता है, ठीक। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। भारत के प्रधानमंत्री को डॉट 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 के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो इसकी जो नियुक्त किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको भी आप माइंड मतलब कि इसको सेव कर लीजिए अपने दिमाग में। हो सकता है ऑप्शन इस तरीके से दे दिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, भारत के जो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो हमारी नई लोकसभा चुन के आती है, उस लोकसभा के सदस्य आपस में निर्णय करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं, और उसमें से अपने एक व्यक्ति को अपने दल का नेता मानते हैं, उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बोला जाता है, ठीक है। यानी कि मंत्रियों का प्रधान, दैट इज द प्रधानमंत्री, ओके। और अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक। निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? भारत की जो संसदीय प्रणाली में सरकार का वास्तविक कार्यकारी, भारत का राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत का प्रधानमंत्री, या फिर भारत का उपराष्ट्रपति। तो आप सभी को पता है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है बेसिकली उसको ही मतलब कि एक तरीके से सरकार का चीफ माना जाता है, ठीक है। मतलब संसदीय तौर पे, कार्यकारी कार्यकारी तौर पे, ठीक है, कार्यकारी तौर पे। वैसे तो भारत का प्रमुख जो चीफ होता है वो राष्ट्रपति होता है, किंतु संसदीय प्रणाली के अनुसार, ठीक है, वो आपका हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री, ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को सरकार के वास्तविक कार्यकारी के रूप में माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को विशेष स्थान दिया गया है। वह संवैधानिक तथा व्यावहारिक दोनों रूपों में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। उसका कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। उसके बिना मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समितियों में किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति, या फिर लोक लेखा समिति। जो सभी सदस्य इसके जो लोकसभा के होते हैं वो आपके हो जाते हैं बेसिकली प्राक्कलन समिति, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी ऑफ इंडिया। जो प्राक्कलन समिति होती है उसके सभी सदस्य ये आपके होते हैं लोकसभा से, ठीक है। आप सब देख सकते हैं प्राक्कलन समिति का जो गठन हुआ था वो जॉन मथाई जी की सिफारिश पर 1950 में किया गया था। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1965 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। इसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ये।
मार्क कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं जो थर्ड शिफ्ट हुई थी 20/11/2021 को यूपीएसआई के एग्जाम की, उसमें एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था, ठीक है। और देखिए ये एग्जाम हो सकता है कई बच्चों के जीवन का आखिरी एग्जाम हो, मतलब हो सकता है और भी एग्जाम्स हो, पर बतौर इंस्पेक्टर उनको शायद ये आखिरी ही एग्जाम मिले, क्योंकि इससे पहले 2021 में आप देख सकते हैं यूपी द्रोह का एग्जाम हुआ था। अभी 2026 चलने लगी, यानी कि लगभग 5 वर्ष बाद पुनः आपको मौका मिला है, ठीक है। और अगर सामान्य वर्ग की मैं बात करूं, मतलब अन्य वर्गों को छोड़ के मैं सिर्फ सामान्य वर्ग की अगर बात करूं, तो इसमें मैक्सिमम एज सामान्य वर्ग के लिए शायद 28 वर्ष या 27 वर्ष मांगी गई है, ठीक है। 27, ठीक है। मिनिमम 21 से 27 अगर मान ली जाए, तो आपको 6 वर्ष यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर अगली वैकेंसी को इसी रेशियो में देखा जाए, तो अगर जो आज की डेट में अगर कोई 23 वर्ष का है या 24 वर्ष का है या 25 वर्ष का है, तो अगली वैकेंसी उसको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो 10 दिन है भाई, पूरी दुनिया से अलग हो जाओ, बस किताबों में घुस जाओ। कुल मिला के बात ये है, जितने ज्यादा आपके नंबर होंगे, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही अधिक हो जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन। 17वें आम चुनाव यानी जो 2019 में हुए थे, लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, ठीक है। जो 2019 की लोकसभा हुई थी, उस समय ये 78 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। लेकिन इसके बाद में अभी चुनाव हुए थे ना 2024 में, आप गूगल करके कमेंट करके बताइएगा 2024 में जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, ठीक है, यानी कि 18वीं लोकसभा में, ठीक, ये आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर इनकी प्रतिशत की बात करी जाए, तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और पहली बार 78 महिला सांसद निर्वाचित होकर सदन में पहुंची थी। हालांकि ये संख्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व से बहुत कम है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में यह आंकड़ा लगभग 32% और बांग्लादेश में 21% है। अगर बांग्लादेश की बात करी जाए, तो मैं अभी रिसेंटली ही बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, शेख हसीना जी, उनको निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है, वो भारत में शरण लेके जी रही हैं। और वर्तमान में अगर बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बात करी जाए, या भारत के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करी जाए, तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन है, ठीक है। और उनकी माता जी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, और कितने वर्षों बाद, आई थिंक लगभग 32 वर्षों बाद में, ठीक है, आफ्टर 32 ईयर, कोई मतलब पुरुष बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, मतलब कि, मतलब हो सकता है इंपॉर्टेंट ना भी हो, पर माइंड, मतलब कि इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि लगभग 32 वर्षों बाद कोई पुरुष व्यक्ति बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है? उत्तरदायी शासन, सरकार का निरंकुश शासन, सरकार का अध्यक्षीय रूप, या राजशाही सरकार। तो सरकार के संसदीय स्वरूप जो हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या उत्तरदायी शासन, ठीक है। निरंकुश तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, ठीक है। सरकार का अध्यक्षीय रूप, वो तो सेम कह सकते हैं किम जोंग उन की तरह हो जाएगा, ठीक है। और राजशाही सरकार तो मतलब राजाओं की सरकार हो जाएगी। तो संसदीय स्वरूप जो है उत्तरदायी शासन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, गण पूर्ति पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए? तो लोकसभा में मिनिमम 50, लोकसभा में 55, अच्छा, अध्यक्ष सहित 55 को उपस्थित होना चाहिए, और राज्यसभा में ये संख्या 25 है, ठीक है। तो लोकसभा में लगभग 55 व्यक्ति, और राज्यसभा में 25 व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष का संरक्षक माना जाता है? जो पब्लिक पर्स बेसिकली होता है, जहाँ से मतलब कि जो जनता के लिए पैसा निकलता है कुल मिला के, ठीक है। तो कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी होता है जिसे जो सार्वजनिक कोष होता है उसका संरक्षक माना जाता है? भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री, या फिर भारत का प्रधानमंत्री। तो पब्लिक पर्स का जो चीफ बेसिकली माना जाता है, वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको माना जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 17/11/2021 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक।
सार्वजनिक कोष का संरक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। इसको अपने पद से उस तरह से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका कार्य भारत की संचित निधि केवल राज्य की संचित निधि एवं संघ शासित प्रदेशों के सभी व्यय संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा करना होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो लोकसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1965 तक था। जीवी मावलंकर का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि तथा 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की समेकित निधि, भारत की सार्वजनिक निधि या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है यानी भारत की जो समेकित कोष होता है उसमें से जो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो इसमें से ली जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और डॉट 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 शामिल है। तो संसद की अगर बात करी जाए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कई बार पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। संसद में बेसिकली 3 लोगों को शामिल किया जाता है, राज्यसभा, लोकसभा और भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। इन लोगों को संसद में का पार्ट नहीं माना जाता है। बेसिकली राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को संसद का पार्ट माना जाता है। ठीक है, 3 चीजों, 3 व्यक्ति को या 3 लोगों को, राज्यसभा, लोकसभा और भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? परिसीमन बेसिकली होता है कि कोई एक बड़ा क्षेत्र है और उसमें मान लीजिए इस पूरे क्षेत्र में एक सांसद होता है। ठीक है, इस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो मान लीजिएगा 20 लाख है। ठीक है, अब इन 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व बेसिकली एक ये सांसद यहाँ से जो चुन के आएगा वो व्यक्ति संसद में करेगा। ऐसी स्थिति में चूंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा होता है या कह सकते हैं यहाँ की जनसंख्या ज्यादा होती है, तो इस स्थिति में यहाँ पे प्रशीमन कर दिया जाता है। प्रशीमन यानी कि इस क्षेत्र में को डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए कि 20 लाख जनसंख्या है तो इसमें डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ से 2 व्यक्ति सांसद बनेंगे, एक 10 लाख जनसंख्या का यहाँ पे और 10 लाख के यहाँ, या वो सरकारों पे निर्भर करता है, वो 10 10 बाई 10 का बनाता है, यानी कि 10 10 लाख पे जनसंख्या का निर्धारण करती है। या यहाँ से तीन संसदीय क्षेत्र बना देती है कि इस क्षेत्र से 7 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कोई अन्य सांसद करेगा, इस जगह से 7 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कोई अन्य सांसद करेगा, इस जगह से अन्य सांसद। तो इसको बेसिकली मतलब एक अलग क्षेत्र को दूसरे अन्य क्षेत्रों में डिवाइड कर देना। या मान लीजिएगा कोई ये क्षेत्र है, इसके बगल में एक दूसरा क्षेत्र लगा हुआ है। अब यहाँ पे मान लीजिएगा 2 लाख की ही जनसंख्या है, यहाँ से 2 लाख की जनसंख्या पे कोई एक सांसद चुना जाता है। तो ऐसे में इस पूरे क्षेत्र को मिला दिया गया। अब इसमें अब यहाँ पे मान लीजिए 5 लाख यहाँ पे थे, 2 लाख यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 7 लाख लोगों का, मतलब पहले ये अलग अलग लोकसभा पड़ती थी, अब वर्तमान में ये वाला क्षेत्र जो है वो एक अलग लोकसभा बन गई है, ये एक दूसरी लोकसभा रह गई। तो इसको बेसिकली मतलब एक तरीके से जोड़ा घटाई मान सकते हैं आप, इसको परिसीमन बोला जाता है मतलब संसदीय भाषा में। ठीक है, तो ये जो हुआ था बेसिकली सबसे पहला, अगर परसिमन की बात करी जाए तो वो कब हुआ था, वो नीचे आपको दिया गया। सबसे पहले परसिमन की अगर बात करी जाए तो वो 1952 में परसिमन आयोग अधिनियम आया था और इसके तहत 1952 में ही पहला परसिमन कर दिया गया था। उसके बाद में 1963 में दूसरा परसिमन किया गया था, फिर 1973 में परसिमन किया गया था, उसके बाद 2002 में परसिमन किया गया था। अब वर्तमान में 2027 2026 से 27 में पुनः परसिमन किया जाएगा। ठीक है,
अब तक 4 बार प्रशीवन किया जा चुका है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर राष्ट्रपति का आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मिनिमम आपका 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। हालांकि अगर बात करी जाए कि आप जो रिजल्ट्स हैं या रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति उस व्यक्ति को बनाया गया है जो उम्र में 60 प्लस क्रॉस कर चुका हो, ठीक है। मतलब 35 40 45, हालांकि संविधान में तो 35 प्लस है, पर 35 40 45 तक की एज में किसी व्यक्ति को अभी तक भारतीय इतिहास में या भारतीय गणतंत्रता के इतिहास में किसी को राष्ट्रपति निर्धारित या हाँ, नहीं गया है, ठीक। और अगर इसकी बात करी जाए कि अर्हताएं, भारत के राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अगर लोकसभा की बात करी जाए तो अधिकतम लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 552 है। हालांकि इसको आप वर्तमान में 550 मान के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि दो सीटें थी वो एंग्लो इंडियंस के लिए थी, यानी कि वो व्यक्ति जिनकी माता तो भारतीय थी किंतु पिता उनके अंग्रेज थे, ठीक है। क्योंकि आजादी के समय उनकी संख्या थी भारत में, ऐसी स्थिति में उनके लिए भी संविधान में प्रावधान किया गया था। लेकिन वर्तमान में ना तो वो है ना ही उनकी मतलब पुत्र वगैरह रह गए हैं। ऐसी स्थिति में 104वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में एंग्लो इंडियन की जो दो सीटें थी उनको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा अ, पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? अगर कोई मंत्री के अलावा संसद का कोई अन्य सदस्य कोई विधेयक पेश करता है तो ऐसे में उस विधेयक को निजी विधेयक बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और एक और विधेयक होता है, अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सरकारी विधेयक किसको कहते हैं। तो यदि भारत सरकार का कोई मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है, ठीक है, तो उसको बेसिकली सरकारी विधेयक बोला जाता है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, साधारण विधेयक वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक साधारण विधेयक होता है। धन विधेयक, यह वित्तीय विषयों जैसे करारोपण, लोक व्यय आदि से संबंधित जो विधेयक होता है इसको धन विधेयक बोला जाता है। वित्त विधेयक यह वित्तीय विषय से संबंधित होता है और ये धन विधेयकों से भिन्न होता है। और संविधान संशोधन विधेयक, यह विधेयक संविधान के उपबंधों से संबंधित होता है, इसको संविधान संशोधन विधेयक बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो ये भी बेसिकली इनकी जो अपॉइंटमेंट होता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ये अपना त्याग पत्र भी भारत के राष्ट्रपति को देते हैं और इनकी जो सेवा और शर्तें हैं उनका निर्धारण भी भारत का राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ एवं राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती हैं। अनुच्छेद 315 के तहत संघ एवं राज्य लोक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आज आप नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना अवश्य ना भूलें और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी अन्य कोई अन्य इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कुछ, ठीक है। उसके लिए बाकी मैं बहुत जल्द, मतलब हालांकि अभी तो ये 10 दिन बचे हैं, उसके बाद में लेखपाल के लिए सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो उस सीरीज में मिलेंगे फिर पुनः आपसे, ठीक है। और अब वो सीरीज कंटिन्यू चलेगी आपकी। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और वहीं अगर बात करी जाए कि विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए आपकी 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है। ध्यान रखिए कि जिस तरीके से लोकसभा होती है उसी तरीके से विधानसभा होती है, तो उन दोनों के लिए मिनिमम 25 वर्ष। और जिस तरीके से राज्यसभा होती है उसी तरीके से विधान परिषद होता है, तो उन दोनों के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए आपके लिए पास मिनिमम 35 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और सीधा सा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब चूंकि प्रधानमंत्री
आप लोकसभा से भी हो सकते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है, परंतु न्यूनतम उम्र अगर पूछी जा रही तो वो आपकी, देखिए अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है भारत में, भारतीय संविधान में, लेकिन आप अगर न्यूनतम उम्र की बात करते हैं तो न्यूनतम उम्र भारतीय संविधान के अनुसार, चूंकि वह है लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, अतः प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो सकती है, ठीक है, या होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो बेसिकली भारत का राष्ट्रपति ही बुलाता है, ठीक है, जो पहली या नई लोकसभा चुन के आती है उस समय पे ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है, और अनुच्छेद 108 यानी कि 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। प्रथम राज्यसभा का जो गठन हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रथम जो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 को हुआ था, आप ध्यान से देख सकते हैं। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा वर्तमान में बोला जाता है, ठीक है, इसका गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई, और 23 अगस्त 1954 को अध्यक्ष ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू, जो कि हालांकि ये तत्कालीन समय में थे, यानी कि ये 2019, चूंकि ये 2021 का पेपर है तो उस समय वेंकैया नायडू थे, ठीक है। वर्तमान में आप कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति हैं वो कौन है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में किसी दूसरे देश के पास युद्ध की घोषणा भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, या फिर डॉट 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 कोई नहीं। ऑप्शन है केवल आर यानी केवल रक्षा मंत्री, केवल पी यानी केवल राष्ट्रपति, पी और क्यू यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास में है, पी और आर यानी कि राष्ट्रपति एवं रक्षा मंत्री दोनों के पास, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, भारत का अगर किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध होता है तो युद्ध का की जो घोषणा होती है उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से भारत में अगर आपातकाल की बात करी जाए तो आपातकाल भी, मतलब कि जो सिग्नेचर होते हैं उसपे वो राष्ट्रपति के ही होते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से भारत में अगर किसी देश के साथ भारत का अगर युद्ध शुरू हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उस युद्ध से संबंधित जो घोषणा होती है वह राष्ट्रपति करता है, ठीक। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। राष्ट्रपति देश की सुरक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है, वह रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्त करता है, उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कुछ भी करेगा राष्ट्रपति वो मंत्री परिषद की ही सलाह पे, यानी कि मंत्री परिषद उसको रिक्वेस्ट करेगी, सेम वो सारी बातें वो फिर अनाउंस कर देगा, ठीक। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को डॉट 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 के समक्ष दायर किया जा सकता है। तो ये बेसिकली जो चुनाव याचिका होती है उसको सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। तो यानी कि कुल मिला के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर चुनाव से संबंधित कह सकते हैं कि कुछ वाद विवाद है तो उसको सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही उसकी सुनवाई की जाएगी। ये नहीं कि किसी भी लोकल आप कोर्ट में चले जाओ कि नहीं भाई धांधली हुई है राष्ट्रपति के चुनाव में, नहीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव है उसमें जो सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नीलम संजीव, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम देने जाने से पहले भारत के सभी राष्ट्रपति, सभी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों का आप मतलब कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक जो होती है ना हायरार्की, वो आप देख के जाइएगा कि इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये आए थे। चूंकि ये 2019 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, ध्यान रखेंगे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका तो दरोगा का एग्जाम है, ठीक है।
तो आपको उसके लिए भी अवेयर होके जाना है। तो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद में भारत का जो राष्ट्रपति बना था वो बने थे ज्ञानी जैल सिंह जी, ठीक। और अगर बात करी जाए फखरुद्दीन अली अहमद की, तो जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने, या कह सकते हैं कि भारत में जिस समय आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री या भारत के जो राष्ट्रपति थे वह थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा। यह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। कौन? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ऑप्शन इस तरीके से भी आ सकता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? यानी जैल सिंह। या आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और इंदिरा गांधी की हत्या के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? ये थे आपके यानी जैल सिंह, ठीक। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति ही होगा वही महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा और उसी के साथ पर्यंत वह उसे, मतलब वह अपनी जॉब करेगा और यही निर्धारित, यानी कि राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा कि उसको क्या सैलरी मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को डॉट 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 प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार चुना जाता है? वह यह होती है एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक जो प्रणाली होती है, ठीक है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कुल मिला के ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। संसद में दोबारा बैठने पर बैठक तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। ए और बी दोनों, ए बी मतलब कुल मिला के अगर अध्यादेशों के बारे में बात करी जाए तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य है। बिल्कुल सही बात है ये। अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया वही है मेरा वचन ये शासन वाला, और संसद में दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख के 3 सप्ताह बाद जो अध्यादेश होता है वो निष्क्रिय नहीं, अध्यादेश तो निष्क्रिय नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप इसमें। तो ऑप्शन ए किसमें है? सिर्फ ऑप्शन ए, हाँ ठीक। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में ये प्रावधान किया गया, अगर संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश पर वही बल के प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अधिनियम का होता है। यह अध्यादेश 6 माह तक प्रवर्तन में रहता है। इस यदि इस बीच इस संसद के दोनों सदस्यों में अनुमोदित न करा लिया जाए, लेकिन यह अनुमोदन के बाद में प्रारंभ होने वाले सदन की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित करना आवश्यक होता है, ठीक। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। नहीं, ये तो गलत बात है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए। नहीं, ये भी गलत बात है। अगर अयोग्य ही है फिर वो राष्ट्रपति ही नहीं रहेंगे, तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा दोनों ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक बार इसको आप देख लीजिएगा। भारत के जो राष्ट्रपति उसके जो महाभियोग आता है उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर उन्हें महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। संकल्प प्रस्ताव को पहला सदन अपनी सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजता है। दूसरा सदन आरोप की जांच कर अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा
संकल्प प्रस्ताव को पारित कर देता है तो महाभियोग की कार्यवाही पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से महाभियोग प्रस्ताव आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। अच्छा, राज्यसभा में और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। ठीक है, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के हद के संदर्भ में सही है? संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो ये भी आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। मतलब चूंकि भारत पूरे भारत के लिए ये नियम बना सकती है और भारत में कहीं पे भी भारतीय नागरिक हैं तो उनके ऊपर भारतीय जो संसद नियम बनाएगी वो अप्लाई होती है यदि उसके पास भारतीय नागरिकता है तो। लोकपाल बिल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए, यानी लोकपाल बिल पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी। ठीक है, इनको प्रणब भी बोला जाता था। ठीक, और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। 2014 से ये लागू है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री पिनाकी चंद्र घोष को 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगी? तो अनुच्छेद 70 जो 9 है, ये इसमें बोला गया है कि संसद होगी, संसद के 3 पार्ट होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है, तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट पर या इनके सुझाव पर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बतौर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और नियुक्त करता है राष्ट्रपति, पर उसकी अनुशंसा देता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हुए। बाकी इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कुछ नया आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो भी यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने में उन्हें किसी तरीके की कोई आपत्ति ना आए। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।